हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन सर क्लासेस। तो आपके इस यूट्यूब चैनल रमन सर क्लासेस पर मैं शैलेंद्र प्रकाश सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को रमन सर क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है स्टूडेंट, आप लोगों का विक्रांत बैच का जो क्लासेस आपकी चल रही थी उसी सीरीज में स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से हम लोग देखे थे। अगला जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर। इस सब्जेक्ट से कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आपको नहीं पूछता है स्टूडेंट आपका, पर जनरल कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के, चाहे वो यूपीपीसीएल का TG2 का एग्जाम रहा हो या फिर यूपीआरवीएनएल का रहा हो या फिर टेक्नीशियन का, DRDO का, रेलवे का, अलग अलग एग्जामिनेशन रहा हो, तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें इस सेक्शन से आप लोगों की पूछी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने इस सब्जेक्ट की शुरुआत में माइक्रो प्रोसेसर में हर स्टूडेंट के दिमाग में जो सबसे पहले बात आती है उसी बात से शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो है स्टूडेंट आप लोगों का सबसे पहला इसका सिलेबस कि आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात भी करता हूँ स्टूडेंट, तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को चीज़ें क्या क्या लेकर चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं जो हमारे पहले भी एग्जामिनेशन में आई हुई हैं और इस बार के लिए भी हमारे यूपीपीसीएल TG2 के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आगे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो आता है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या कहा आपसे? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर का परिचय। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कि पहला जो चैप्टर होगा स्टूडेंट आप लोगों का वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का परिचय। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्या एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, किस किस चीज़ से ये मिलकर बना होता है, दूसरी बात, और तीसरी बात देखेंगे स्टूडेंट हम लोग कि हमारे एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे पेपर के सिलेबस के अनुसार हमें यहाँ से क्या क्या पूछता है। ठीक है, इतना। फिर यहीं से अगली जो बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, जो सेकंड चैप्टर बनता है जहाँ से आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि आपको अक्सर पूछ देता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, किस कंपनी ने बनाया था, कितने बिट का था, किस टेक्नोलॉजी पर था, या फिर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास में। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर आएगा स्टूडेंट आप लोगों का वो होगा माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, अगला चैप्टर देखेगा माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा स्टूडेंट आपसे? हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, फिर कई बार आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा होगा कि 4 बिट 4 बिट्स के समूह को कहते हैं, द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज, 8 बिट के समूह को कहते हैं, द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। 1 बाइट किसके बराबर होता है, या 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू द। तो इस प्रकार की चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो आएगा आपका तीसरा चैप्टर आपको ज्यादा दिख रहे होंगे पर हमें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें इनमें पढ़नी है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, गणना, ठीक है, व मात्रक, माइक्रो प्रोसेसर में गणना व मात्रक। ठीक है, तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या मेजरमेंट एंड यूनिट्स इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर में गणना व मात्रक। ठीक है, इतना। अगली बात आती है स्टूडेंट आपकी जहां से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस माइक्रो प्रोसेसर से पूछता है, ठीक है, वो है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, यहां से आपका अगला जो चैप्टर आता है वो है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8085, जिसे हम नॉर्मल शब्दों में कई बार कहते भी हैं। ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर 8085। और इसमें भी ऐसे नहीं है स्टूडेंट आपको कि बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले इसका पिन डायग्राम पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें पिन डायग्राम,
और पिन डायग्राम में भी क्या क्या चीजें पूछता आपका कि कितनी पिन होती हैं इस माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, कौन सी पिन पर ग्राउंड लगाया जाता है, कौन सी पिन पर सप्लाई लगाया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पिन कौन सी होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की इसके आर्किटेक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला जो आता है स्टूडेंट आपका इसका आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे। आर्किटेक्चर में क्या आता है, जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, कितने बिट के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके यूज क्या होता है, तो इस प्रकार की चीजें आपकी आर्किटेक्चर में आती हैं, ठीक है। फिर अगला जो भाग इसी में हम लोग देखेंगे इसके इंटरप्ट, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आएगी स्टूडेंट आप लोगों की वो आएगी आपकी इंटरप्ट की, कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट। इंटरप्ट कहने का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का बाहरी रूप से जो भी सिग्नल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है हमारा इंटरप्ट सिग्नल होता है। इंटरप्ट का मतलब आप अक्सर कहते भी हैं कि सर ये मुझे इंटरप्ट कर रहा है। इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान करना या फिर डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे साथ आप लोग ध्यान से देखें, मैंने पहले भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम पर भी आपको समझाया था, ठीक है। पढ़ना जरूरी नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ना वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप दिन रात पढ़ रहे हैं और उन चीजों को पढ़ रहे हैं जिनका हमारे एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को ये ज्यादा जरूरी है कि हमें सही डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात मेरी याद रखिएगा कि आपको माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, मैं जितना आपको बता रहा हूं वही चीजें आपको देखनी है। माइक्रो प्रोसेसर का परिचय सबसे पहले देखेंगे, फिर दूसरी बात आएगी आपकी हिस्ट्री, इतिहास माइक्रो प्रोसेसर का, फिर बात आएगी आपकी अगली गणना व मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, फिर अगली बात को अगर हम देखते हैं फिर आ जाएगा आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको काफी सारी चीजें इसके लिए देखनी है, काफी सारी मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें, बस कुछ जनरल से चीजें आपकी, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका पिन डायग्राम, ठीक है, फिर इसका आर्किटेक्चर, फिर इसके लिए इंटरप्ट, ये तीन चीजें बेसिकली आपको इसके लिए देखते हुए चलनी है, ठीक है। तो यहां ठीक है, इन बातों को ध्यान से लेते हुए चलिएगा, इन बातों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। डाउट्स को एक साथ एक ही बार देखेंगे, बार बार कमेंट्स में टाइम खराब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करें कि डाउट या आप कमेंट्स की तरफ बिल्कुल कम जाएं, ठीक है। कमेंट्स में अपना टाइम बिल्कुल नहीं देना, आप मेरे साथ साथ चीजों को लिखते रहें और बहुत अच्छे से समझते रहें क्योंकि वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करता है स्टूडेंट में आपके पहले चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग माइक्रो प्रोसेसर का परिचय, ठीक है। पहला चैप्टर लिखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ध्यान से लिखें। पहला चैप्टर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका माइक्रो प्रोसेसर का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो अब परिचय की अगर मैं बात करता हूं, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात अगर मैं करता हूं, कमेंट्स पर ध्यान नहीं दें, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहें, ठीक है। यह हमारा पहला चैप्टर है स्टूडेंट, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का बनकर आ गया माइक्रो प्रोसेसर का परिचय, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर के परिचय को, तो सबसे पहली बात दिमाग परिचय में जब हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग जब चलते हैं तो पहला और सबसे पहला जो पॉइंट आता है दिमाग में वो यही आता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि सर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी की परिभाषा लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कि एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो मुझे कुछ बेसिक सी बातें, कुछ बेसिक सी चीजें याद रखनी है। नीचे
ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहा आपका, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो छोटी छोटी सी बातों से आपको, छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों को हर एक बात को कोरिलेट करते हुए याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर, तो दिमाग में एक ही बात रखनी है कि पढ़ा कौन रहा था, सर पढ़ा रहे थे। सर ने स्टार्ट कहाँ से किया था पढ़ाना, सेमीकंडक्टर से किया था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हमेशा किससे बनी हुई होगी, आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक बात याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक अर्धचालक युक्ति होता है। ठीक है, यहां से क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर एक, ठीक है, यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं, माइक्रो प्रोसेसर एक अर्धचालक युक्ति होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक अर्धचालक युक्ति होता है। ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक अर्धचालक युक्ति होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक अर्धचालक युक्ति होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, आप लोगों का एक अर्धचालक युक्ति होता है। आप कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, इतना। तो पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो यही रखनी है कि ये कैसा होता है, एक अर्धचालक युक्ति होता है। मेरे साथ बोलते भी रहें और लिखते भी रहें कि माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, एक अर्धचालक युक्ति होता है। ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट आपकी, ठीक है, कि एक माइक्रो प्रोसेसर बना किससे होता है। तो देखिएगा, एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्या कहा हमने, एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यहां से हमने लिखा भी कि एक माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के, एक माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के, ठीक है, कि एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ को जोड़कर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों या सर्किट्स को जोड़कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर बना होता है। ठीक है, कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये सर्किट जो होते हैं वो यहाँ बनाए या यहाँ पर मिलाए किस तरह से जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, किस तकनीकी पर आधारित होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी, अब इसके फुल फॉर्म भी बताऊंगा, VLSI तकनीकी से बने होते हैं या VLSI तकनीकी पर बने होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं आपके, VLSI तकनीकी पर बने होते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। हमें तीन बातें याद रखनी है। क्या क्या तीन बातें याद रखनी है, देखिएगा। मैंने सबसे पहले कहा कि एक क्या होती है आपकी, अर्धचालक युक्ति होती है, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होती है। फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लगे होते हैं और वो परिपथ किस तकनीकी के द्वारा लगे होते हैं, आपके VLSI तकनीकी के द्वारा लगे होते हैं। अब बात आती है कि सर इस VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो VLSI आपके UPRVNL TG2 के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ चुका है। ये होता है आपका वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल और इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस बात का मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर बहुत सारी डिवाइसेस को लगाना। ठीक है, क्या कहा आपका, बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस को एक जगह पर लगाना और एक जगह पर सही से कार्य करवाना। ठीक है, तो ये बात को देखेगा स्टूडेंट, तीन चीजें याद रखनी है। सेमीकंडक्टर होता है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनता है, और तीसरी बात क्या, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की VLSI टेक्नोलॉजी पर, VLSI तकनीकी पर आधारित होता है। ठीक है, इतना। चलिए,
अब बात आती है स्टूडेंट आपकी, ये तो हमने बेसिक इसकी परिभाषा की बात की, इसकी डेफिनेशन की बात की। आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, अदरवाइज पीडीएफ आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम सामने है, टाइम बिल्कुल कम है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि कमेंट्स की तरफ आप बिल्कुल कम से कम जाएं। आप पूरा ध्यान स्क्रीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझें और समझते हुए चलें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में चीज़ें आपके दिमाग में छपते हुए चलेंगी। ठीक है, इतना। अब बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि एक और परिभाषा अक्सर माइक्रो प्रोसेसर की एग्जामिनेशन में देखने को मिली है, पेपरों में देखने को मिली है, और वो कैसे है, ये एक व्यवस्थित परिभाषा। क्या कहा कि माइक्रो प्रोसेसर, यहां से अगर मैं लिखता भी हूं कि माइक्रो प्रोसेसर, देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर या सीपीयू का, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर या, ठीक है, क्या कहा मैंने, कंप्यूटर जिसे हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, कंप्यूटर या सीपीयू का। ठीक है, कंप्यूटर या सीपीयू। ठीक है, तो क्या कहा, कंप्यूटर या सीपीयू का। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों को कंप्यूटर में भी सर ने पढ़ाई होंगी इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजें वहां से भी आप लोग देखते चले। तो कंप्यूटर या सीपीयू, अब सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछता है आपको। ठीक है, ये सीपीयू भी याद रखना है। सीपीयू क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इस डेफिनेशन, इस बात को भी, इस फुल फॉर्म को भी याद रखें। चलिए, तो क्या कहा यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर या सीपीयू का क्या होता है, एक ऐसा छोटा भाग होता है जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करके उसे एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। ठीक है, तो क्या कहा आपका कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर या सीपीयू का वह है, ठीक है, छोटी इकाई है, ऐसा लिख लेता हूं कि वह छोटी इकाई है। ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए साफ साफ कहा कि ये कंप्यूटर या सीपीयू की एक ऐसी छोटी सी इकाई है जो इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, जो कि क्या करता है आपका, जो कि इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन जो आपका यूजर देता है, जो कि इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है आपका, फैच करके, जो कि इंस्ट्रक्शन को फैच मतलब क्या होता है आपका, ढूंढने से होता है, कि इंस्ट्रक्शन को ढूंढ कर, ठीक है, तो फैच को या इंस्ट्रक्शन को फैच करके, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। ठीक है, उसे एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है आपका संपादित। ठीक है, उसे एग्जीक्यूट या संपादित, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट या संपादित कराकर, ठीक है, इस तरह से देखें कि इसे एग्जीक्यूट कराकर क्या करवाता आप लोगों का, ठीक है, जो वांछित आउटपुट होता है, एग्जीक्यूट कराकर वांछित या डिजायर्ड आउटपुट को देता है। ठीक है, वांछित आउटपुट या निर्गत, ठीक है, वांछित आउटपुट देता है। ठीक है, जो डिजायर्ड आउटपुट होता है उसे देता है। ठीक है, तो यहां से क्या कहा, एक और डेफिनेशन आप लोगों की, एक और परिभाषा बन जाएगी। क्या कहा कि माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों का कंप्यूटर या सीपीयू की वह छोटी इकाई होती है जो कि क्या करता है आपका, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन की बात की गई कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को ढूंढकर पहले उसे ढूंढेगा और फिर क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करवाता है, उसे संपादित करवाता है, ताकि वहां से एक डिजायर्ड आउटपुट, एक वांछित आउटपुट निकल सके। जो आउटपुट हमें चाहिए है वो आउटपुट हमारा वहां से निकल सके। ठीक है, इतना। तो ये तो बात आई स्टूडेंट आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर की, या फिर आप कह सकते हैं उसके परिभाषा की। ठीक है, कि एक माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से परिभाषित होता है, तो क्या क्या चीजें निकल कर आई। सबसे पहले हमने कहा कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होता है। ठीक है, दूसरी बात कही विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है। मेरे साथ जोर जोर से बोलते रहें,
ठीक है, क्या कहा कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बना होता है। तीसरी बात कही कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जुड़े किससे होते हैं, आपके वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फोर्थ बात हमने क्या कही थी, फिर हमने कहा था कि अगर ये क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर या सीपीयू का एक ऐसा छोटा इकाई होता है, एक ऐसा छोटा यूनिट होता है, एक ऐसा स्मॉलर यूनिट है जो आपके डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट करता है। कब, पहले वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, ढूंढता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना चलिए तो यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट से। कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप लोग बस चीजों को ध्यान से समझते रहें और पढ़ते रहें। ये इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये तो बात ही परिभाषा की, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें क्योंकि लिखने का टाइम हो सकता है मैं थोड़ा सा कम दे रहा हूं, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या लगा होता है। ठीक है, ये क्या क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो माइक्रो प्रोसेसर का, ध्यान से देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक, तो ब्लॉक डायग्राम से हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है, चीज़ों को साथ के साथ लिखते जरूर रहें। ठीक है, तो हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके ब्लॉक डायग्राम की स्टूडेंट आप लोगों से कि इसके ब्लॉक डायग्राम में अगर मैं लेकर भी चलूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि यहाँ अगर मैं देखता हुए हूँ, ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहली जो बात आती है स्टूडेंट आपकी, ठीक है, वो आता है आपका ALU। क्या होता है ALU? इसका फुल फॉर्म आप लोगों को कंप्यूटर के सर ने पढ़ाया भी होगा आपको कंप्यूटर में। ठीक है, ALU क्या होता है आपका? A फॉर अरिथमेटिक। ठीक है, A फॉर क्या होता है आपका? अरिथमेटिक। ठीक है, और दूसरी बात आपने देखी होगी अरिथमेटिक एंड L फॉर लॉजिक, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक और U फॉर यूनिट। तो ये फुल फॉर्म आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी, इसका काम भी कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि ALU क्या करता है आपका? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितनी भी आपकी अंक गणितीय व तार्किक समस्याएं होती हैं उन्हें सॉल्व करने का काम करता है। अंक गणितीय मतलब आपका अरिथमेटिक मतलब जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, भाग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब आते हैं आपके अरिथमेटिक में, अंक गणित में। लॉजिकल का मतलब होता है, लॉजिक यूनिट का मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इन्हें करवाने का जो काम करता है। ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट आपकी कि इसी तरह से जो दूसरी बात आती है वो होता है आपका SP। ठीक है, SP की अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो ये होता है आपका स्टैक पॉइंटर। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का? स्टैक पॉइंटर। ठीक, तो यहां हमने क्या कहा कि दूसरा जो पार्ट हम लोग लेकर चले ये है स्टूडेंट हमारा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि ALU होता है, फिर दूसरी बात हमने कही स्टैक पॉइंटर होता है। ठीक, स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है, तो इसीलिए मैं यहीं पर इसी के साथ एक और रजिस्टर को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, कैसे लेकर चल रहा हूं ये देखेगा कि ये तो स्टैक पॉइंटर था SP, ऐसे ही अगर मैं PC लिखता हूं, ठीक है, तो PC का मीनिंग होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, PC क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का? दिस इज प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक, तो PC क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का? दिस इज प्रोग्राम काउंटर। तो अब हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया? ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। अब इसी सीरीज में अगर हम लोग देखते हैं तो एक दो आपके क्या निकल कर आते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर। जैसे सबसे पहले अगर मैं कहता हूं तो सबसे पहले आता आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है,
एक्यूमुलेटर, ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। एक्यूमुलेटर क्या होता है स्टूडेंट, इसे पढ़ना कैसे है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर होता क्या है रियल में, ये आप लोगों का एक ऐसा रजिस्टर होता है जो हर प्रकार के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में प्रयोग होता है। एक डेटा हमेशा इसी रजिस्टर का होता है, ठीक है। अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, यहीं अगर मैं लिखता हूं तो अगला मैंने कहा कि नेक्स्ट आता आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। क्या कहा है यहां से, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात आती है या नेक्स्ट जो आता आपका दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का GPR, ठीक है, ये होता हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये हमने कुछ इस तरह से कहा कि ये हो गया जनरल पर्पस रजिस्टर। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका यहाँ अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, ठीक है, ये हमारा एक्यूमुलेटर और हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर, ये दोनों क्या है स्टूडेंट आपके टेम्पररी मेमोरीज हैं, ठीक है। ये क्या हमारे टेम्पररी रजिस्टर्स हैं, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आ गया आपका जनरल पर्पस रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो अब यहीं से इसी बात को आगे प्रोसीड करते हुए जब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हमने क्या कहा कि अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें देखी जो हमारे सामने पर हैं। ALU हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है। ये जनरल बातें हैं, ये जनरल पार्ट्स हैं जो हमारे कहाँ पर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में। चाहो तो इसको इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। यहां से ऐसा करते हैं, इस एक मिनट, हाँ ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग कुछ इस तरह से लेकर चलते हैं कि ये एक्यूमुलेटर को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये आ जाएगा आपका प्रोग्राम काउंटर, ये स्टैक पॉइंटर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आप लोगों का प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो नेक्स्ट जो कहानी आती है वो आती है आपकी टाइमर और कंट्रोल सर्किट की, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ से अगर हम देखते भी हैं तो नेक्स्ट बनता है आपका टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है। अगला जो बात आती है टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है, ये क्या होता है आपका टाइमर और कंट्रोल सर्किट। तो अगला ये लिखिएगा टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, यहीं इसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है स्टूडेंट आप लोगों का इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखिएगा, इंटरप्ट मतलब बाहर से आने वाला कोई भी सिग्नल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है, ये बनता आपका इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, इंटरप्ट को कंट्रोल करने वाला सर्किट, ठीक है। ये आ गया आपका इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कहा, ये हो गया आपका इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टूडेंट आप लोगों के जो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगे हुए होते हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, कैसे याद रखना है। सबसे पहले ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा आपका एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये बात आ गई आपकी स्टैक पॉइंटर की। फिर अगली बात देखते हैं तो ये आ गया हमारा प्रोग्राम काउंटर। फिर ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये आ गया आपका टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट। फिर बात अगर हम देखते हैं तो ये आ गया आपका इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो ये जितना स्ट्रक्चर, ये जितना भी आर्किटेक्चर आपके सामने पर है स्टूडेंट, ये हमारे एक माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई होती हैं। इन्हें आप देख भी सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या स्टूडेंट आपकी, इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मुझे क्या क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले याद रखना है ALU, ठीक है। फिर याद रखना है आप लोगों का स्टैक पॉइंटर, फिर याद रखना है आप लोगों को प्रोग्राम काउंटर, फिर याद रखना है टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, और फिर अगली बात जो याद रखनी है वो है मेरा इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। ये सारी चीजें एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई होती है। इतना ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर जैसे आपने ALU लिखा है, चलो ये तो सर ने कंप्यूटर में पढ़ाया था कि ALU क्या करता है, पर सर जैसे एक्यूमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है,
हो सकता है सर ने ये बातें पढ़ाई हो और हो सकता है नहीं पढ़ाया हो, क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में आना है। बाकी एएलयू उन्होंने जरूर पढ़ाया होगा जब आपको बेसिक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क या कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आप लोगों को बताया होगा कि एक कंप्यूटर कैसे होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने पर यहां से जो आपको विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस को पूछता है, उन सारे क्वेश्चंस को अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और कैसे कर रहा हूं अब ध्यान से देखिएगा कि डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमारे एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या लगा होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात क्या कही स्टूडेंट आप लोगों की कि यहां से अगर मैं लेकर भी चलूं तो पहली बात आती है कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा विजुअलाइज आप लोगों को होगा, यहीं पर रखते हैं, बना तो लिया ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले ये बात निकल कर आती है, देखिएगा। तो हमने क्या कहा कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही हमने शुरुआत किया। एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या कही स्टूडेंट आप लोगों को कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अंदर क्या क्या होता आपका, सबसे पहली बात जो निकल कर आई वो हमने कही कि सबसे पहला होता आपका एएलयू। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। दूसरी बात क्या निकल कर आई कि आपने कहा कि सर एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, क्या होता आपका, एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, फिर बात क्या निकल कर आई, तीसरी बात को अगर मैं देखता हूं तो तीसरी बात निकल कर आई जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ बात को जब हमने देखा तो फिर निकल कर आया स्टैक पॉइंटर। फिफ्थ हमने देखा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, फिर सिक्स्थ हमने देखा तो ये आ गया आपका टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो टी एंड सी सर्किट शॉर्ट में मैंने लिख दिया। सातवां अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाता आपका इंटरप्ट कंट्रोल, तो आईसी सर्किट मैंने कह दिया, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, शॉर्ट में नाम मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कहा स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है आपका, एएलयू होता है और एक्यूमुलेटर होता है। फिर दूसरी बात हमने क्या कही कि जनरल पर्पस रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर होता है। फिर हमने क्या कहा कि प्रोग्राम काउंटर और टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट होता है। ठीक है, इतना। फिर हमने क्या कहा आप लोगों का, टाइमर कंट्रोल सर्किट था, और ये फिर हमने कहा कि इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट भी होता है। तो ये डिफरेंट चीजें आपकी क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई होती हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सारे पार्ट्स आपके माइक्रो प्रोसेसर के होते हैं जिनसे मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ होता है। तो इन सारी चीजों से क्या है स्टूडेंट, आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ होता है। ठीक है, इतना। चलिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें या साथ के साथ लिखते रहें। तो अब मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों से कि माइक्रो प्रोसेसर किससे, एएलयू से, जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, टाइमर एंड कंट्रोल एंड इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। 7 नाम मुझे बस याद रखने हैं और यही चीजें हमारे एग्जामिनेशन में देता भी है। अब थोड़ा सा, ठीक है, कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा लेकर चलता हूं, कुछ चीजों को थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे सबसे पहली बात, मुझे पता है कि आपको सर ने कंप्यूटर में पढ़ाया है, इसीलिए मैं इस बात को बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, मैंने सबसे पहली बात आपसे एएलयू की छेड़ी। ठीक है, अब मैंने एएलयू के लिए क्या कहा कि पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने स्टार्ट किया, वो है इसकी फुल फॉर्म। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो मैंने आपसे कहा कि इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब आपने कहा कि सर फुल फॉर्म तो याद हो गई, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये करता क्या है। ठीक है,
तो यूनिट का मतलब होता है कि एक कोई पार्ट, एक कोई जगह या एक कोई चीज आपकी, ठीक है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट आपका सभी प्रकार के, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, सभी प्रकार के अंक गणितीय व, ठीक है, क्या कहा आपका, सभी प्रकार के जितने भी अरिथमेटिक, तो सभी प्रकार के अंक गणितीय व, ठीक है, यहां से हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को, सभी प्रकार के अंक गणितीय व तार्किक, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, तो सभी प्रकार के अंक गणितीय व तार्किक ऑपरेशंस को करवाना, ठीक है, तार्किक ऑपरेशंस कहिए या गणना भी आप कह सकते हैं, ऑपरेशंस कराना, ठीक है। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट आपका कि जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को करवाना, या फिर आप कह सकते हैं कि उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना, ठीक है। ये काम, ये जिम्मेदारी किस पर होती है हमारी, एएलयू पर होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर होती है, ठीक है। फिर दूसरे नाम आपने देखे कि हम दो नामों को एक साथ में लिख रहा हूं और बहुत ज्यादा नहीं लेकर चल रहा हूं इन्हें। मैंने कहा एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर एंड, ठीक है, दूसरा कौन था आपका, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर। अच्छा यहां एक बात याद रखिएगा, RES मत लिखना, RES प्रतिरोध वाला रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर। यहां पर आपको कौन सा लिखना है, REG लिखना है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान दें। तो अब हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका, एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर, कि एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर। तो अगर मैं इनकी बात भी करता हूं, ठीक है, तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट आपके, रजिस्टर। सबसे पहले बात दिमाग में आती है, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक आपकी, ठीक है, स्टोरेज के लिए यूज होने वाला, स्टोरेज के लिए, ठीक है, डेटा को संचित करने के लिए प्रयोग होने वाली डिवाइस है, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक आपकी स्टोरेज आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, स्टोरेज कहिए या फिर एक मेमोरी कहिए, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, स्टोरेज भी कह सकते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं, दोनों के दोनों। और कैसे होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, दोनों डेटा को, ठीक है, दोनों एक्यूमुलेटर भी और जनरल पर्पस रजिस्टर भी, दोनों डेटा को, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, जो डेटा या सूचना होती है, तो डेटा को, ठीक है, सेव या संचित करना, ठीक है, सेव करने का काम, ठीक है, सेव करने का काम करते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट आपके, करने का काम करते हैं, कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, डेटा को सेव करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि सर कब करते हैं ये ऐसा काम, ठीक है। तो अगली बात हमने कही कि ये कब करते हैं, काम करते हैं प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इसका मतलब हमें याद क्या रखना था, हमें याद रखना था कि ये जो दोनों रजिस्टर, चाहे वो एक्यूमुलेटर है चाहे वो जनरल पर्पस रजिस्टर है, दोनों के दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोरेज करने का काम करते हैं या डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। कब करते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय पर डेटा को स्टोर करने का काम ये करते हैं। सही है, ठीक है। तो इसे साथ के साथ लिखते रहें। तो दो पार्ट हो गए स्टूडेंट हमारे, दो चीजें हमने लिख दी, ठीक है। अगली बात आती है स्टूडेंट हमारी टाइमर एंड कंट्रोल, ठीक है। अगली बात अगर मैं लिखता हूं तो ये है स्टूडेंट आपका अगला जो भाग था, ठीक है, वो था आपका टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो क्या कहा, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, तो टाइमर से आप लोगों को पता चल रहा है कि टाइमर क्या होता है, मतलब किसी चीज का जो टाइम बताएगा, और कंट्रोल का मतलब क्या होगा, जो उस चीज को क्या करेगा,
कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर मैं नॉर्मल सिंपल से शब्दों में समझूं तो यही बात दिमाग पर आती है, ठीक है इतना। तो ये जो पार्ट होता है आप लोगों का, ये क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, मैं शॉर्टकट सीधे लिख रहा हूं कि टाइम निर्धारित करता है कब इनपुट दिया जाएगा, कब आउटपुट लिया जाएगा, ठीक है। ये कितने देर तक डिवाइस ऑन रहेगी और कितनी देर तक ये फिर ऑफ रहेगी। तो समय निर्धारण व, ठीक है, क्या करता है आपका, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, कि टाइम डिफाइन करेगा कि कितने देर तक कितने समय के लिए कोई ऑपरेशन होना है, ठीक है। और फिर उसके आधार पर चीजों को नियंत्रित करना, ठीक है। क्या कहा आपका कि वह सभी ऑपरेशन, जितने भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करना, सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करना, ठीक है। और क्या करना स्टूडेंट आपका, जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, उन सब को कंट्रोल करना, ठीक है, का काम, या इस काम को कौन करता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर करता है। समय निर्धारण व सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट करता है, ठीक है। इसी तरह से इसी के साथ एक और नाम जुड़ा था स्टूडेंट, वो था आपका इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो फटाफट से लिखिएगा मेरे साथ ही, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। ध्यान से देखते रहें, चीजें अपने आप क्लियर होते रहेंगी, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो अगली बात मैंने क्या कही, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट कहा, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिएगा, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरप्ट का मतलब दिमाग में साफ साफ आता है कि व्यवधान या फिर डिस्टरबेंस, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या कहा कि डिस्टरबेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने सिंपल से बात कही, ठीक है, कि बाहरी रूप से, ठीक है, या आंतरिक रूप से, इंटरनल भी होता है इंटरप्ट और एक्सटर्नल भी होता है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, तो हो सकता है कोई मुझे बाहर से आगे डिस्टर्ब कर दे, और हो सकता है कि मेरे दिमाग में ही कुछ चीजें चल रही हों, उससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊं और कुछ काम को गड़बड़ कर दूं। तो इसका मतलब मैं नॉर्मल भी समझू, एक ह्यूमन बीइंग से भी समझू, एक इंसान से भी समझू, तो जो इंटरप्ट होता है, जो व्यवधान होता है, वो मेरे अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है, बाहर से आकर कोई दूसरा कर सकता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपका, ठीक है, कि इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट क्या करता है आपका, सभी आंतरिक व बाह्य, ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, सभी आंतरिक व बाह्य, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, सभी आंतरिक व बाह्य, ठीक है, जितने सॉरी क्या कहा आपका, जितने भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल क्या होंगे स्टूडेंट आपके, इंटरप्ट या डिस्टरबेंस होंगे, तो सभी आंतरिक व बाह्य व्यवधान, ठीक है, जितने भी आपके डिस्टरबेंस या इंटरप्ट, कहने का मतलब व्यवधान से है, व्यवधान आते हैं, ठीक है, उन्हें नियंत्रित करना, आते हैं तो उन्हें क्या करना, नियंत्रित करना, ठीक है, उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें कंट्रोल करने का काम, उन्हें नियंत्रित करना, ठीक है। उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है स्टूडेंट आप लोगों का, उसे कंट्रोल करने का काम करता हमारा इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। तो देखें, सबसे पहले मेरे साथ अब फटाफट से पेन और कॉपी को रोक दें और अब आप मेरे साथ बोलना स्टार्ट करें। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है वो है हमारा ALU। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम से ही पता चला, अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, लॉजिक मतलब तार्किक। तो इन ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करता है वही ALU होता है। एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर दोनों क्या होते हैं, रजिस्टर मतलब स्टोरेज के लिए यूज होना, और कैसा स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज होता है। कब, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट या प्रोग्राम संपादित हो रहा होता है, ठीक है। टाइमर और कंट्रोल, नाम से पता चल रहा है कि जो टाइम डिसाइड करेगा और उसके अनुसार सारे क्रियाकलाप, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, ऐसा सर्किट जो जितने भी इंटरप्ट या डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं उन्हें क्या करेगा, नियंत्रित करने का काम करेगा।
तो अभी तक अगर मैं अपने आर्किटेक्चर से देखता हूं तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो अक्सर हमें पूछता है, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं स्टैक पॉइंटर की और फिर बात करते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर की। चलिए, तो अब सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट आपका SP, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहां से अगर मैं लिखूं भी स्टैक पॉइंटर, ठीक है, क्या कहा, ये अगर मैं लिखूं भी तो दिस इज स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर कहने का मतलब आप लोगों का SP, ठीक, फुल फॉर्म SP का ही क्या होता है आपका स्टैक पॉइंटर होता है। भाई सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भाई, ठीक है, कम से कम इतना काम आप लोग ज़रूर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को, सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में शेयर करें। स्टैक पॉइंटर के लिए एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, मेरे दिमाग में डायरेक्टली बात आती है कि सर स्टैक और पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, आपने कंप्यूटर में सर ने पढ़ाया होगा कि इस तरह से छोटा सा तीर का निशान बार बार कंप्यूटर पर चल रहा होता है, इसको मैं क्या कहता हूं, पॉइंटर कहता हूं, सर ने पढ़ाई होगी ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंटर मतलब अगर मैं कंप्यूटर को करूं किनारे, मैंने पॉइंटर कहा, तो पॉइंटर को मतलब जो पॉइंट कर रहा है, जो इंगित कर रहा है किसी चीज को। अब पॉइंट कर रहा है किसे, स्टैक को, कि स्टैक को पॉइंट करने वाला ही क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है, ठीक है, इतना। अब स्टैक को पॉइंट कर रहा है, तो अब सबसे पहले बात आती है कि सर स्टैक को पॉइंट कर रहा है तो स्टैक क्या होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब दिमाग में एक बात आई कि सर स्टैक क्या होता है, पॉइंट तो उसे कर देगा पर स्टैक होता क्या है। तो अब सबसे पहले बात मेरे दिमाग में फिर आती है कि मैं पहले स्टैक को समझूंगा कि स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, मेमोरी क्या होती है आपकी, मेमोरी एड्रेस होते हैं, आपने अक्सर देखा भी होगा, एक के बाद एक, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव या लगातार कहते हैं, ठीक है, कि ऐसे क्या होती है, एक मेमोरी के बाद फिर दूसरी मेमोरी लोकेशन, फिर तीसरी मेमोरी लोकेशन, और ऐसे ही एक के बाद एक क्या जुड़ी होती है आपकी, मेमोरी लोकेशंस लगी होती हैं, जहां हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है, या जहां हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक। तो ये इस तरह सा है, ठीक है। किसी भी या कंप्यूटर में आप कह सकते हैं कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के लिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, कि मेमोरीज लोकेशंस का लगातार क्रम को ही स्टैक कहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात स्टूडेंट यहां से इसे स्टार्ट करते हुए जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या कहा, स्टैक की बात आई, स्टैक को लिखते हैं, फिर स्टैक पॉइंटर को देखते हैं। तो स्टैक क्या कहा स्टूडेंट आपका, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, कंसेक्यूटिव, ठीक है, मैंने क्या कहा, कंसेक्यूटिव, या मैं कह सकता हूं लगातार, ठीक है, कंसेक्यूटिव या लगातार मेमोरी लोकेशंस। तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस कहिए या लगातार मेमोरी लोकेशंस कहिए, ठीक है। लगातार कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका, कि जैसे मैंने यहाँ पर ये एक डब्बा बनाया भी है, तो ये मैंने इसीलिए बनाया है कि अब आप लोगों को समझा सकूं कैसे, कि यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये एड्रेस मेरा 2009, ठीक है, इसका पता 2009 है, तो इससे एक कम नीचे होगा, आप लोग ये 2009 है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले क्या था होगा 2010, फिर आपका 2011, ठीक है, फिर आपका 2012, ठीक है, ये इस तरह से। इसका मतलब स्टैक में एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे वैसे वैसे एड्रेस हमेशा घटता है, ठीक है। भाई बर्तन होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर आते जाएगा लेवल, तो कहने का मतलब है कि एड्रेस वैसे वैसे वहां जगह वैसे वैसे घट रही है, और घट रही है, जैसे फुल बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। वही चीज यहां भी है कि जैसे जैसे डेटा आप इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा स्टूडेंट आपका, ये फुल होते जाएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि वैसे वैसे एड्रेस आपका ऊपर ऊपर आते जाएगा, कम कम होते जाएगा, ठीक है।
तो वो अलग क्वेश्चन है, उसको तब देखते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ देखिएगा, हमने क्या कहा कि कंजिक्यूटिव या लगातार मेमोरी लोकेशंस को ही क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात निकल कर आती है स्टूडेंट आपकी, लगातार मेमोरी को तो हमने क्या कहा, स्टैक कहा, तो इसका मतलब ये लगातार मेमोरी थी, तो ये हमारा क्या है, स्टैक था, ठीक है, यह स्टैक है, कि ये एक हमारा क्या है, स्टैक है। अब बात आती है कि सर जरा स्टैक पॉइंटर भी बताइए। तो अगर मैं स्टैक पॉइंटर की बात करता हूं तो क्या होगा आपका, स्टैक के, ठीक है, स्टैक के टॉप मोस्ट लेयर का एड्रेस, तो स्टैक के, ठीक है, उच्चतम परत, टॉप मोस्ट कहा ना, तो उच्चतम परत का एड्रेस, कि टॉप मोस्ट लेयर का जो एड्रेस होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर का पता होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर का एड्रेस, ठीक है, ही स्टैक या टॉप मोस्ट एड्रेस को, ठीक है, क्या कहा है यहां से कि स्टैक के उच्चतम परत का एड्रेस को, ठीक है, या एड्रेस, ठीक है, कहाँ होता आपका, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टैक का उच्चतम परत का एड्रेस स्टैक पॉइंटर में, ठीक है, स्टैक पॉइंटर में इंगित होता है, स्टैक पॉइंटर में इंगित होता है, यह स्टैक पॉइंटर में स्टोर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आपका कि इस स्टैक के, अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरी क्या है, टॉप लेयर है, ठीक है, उच्चतम परत है, मैंने कहा कि ये मेरी टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये जो आपका क्या है, एड्रेस है, ठीक है, ये होल्ड करता है एड्रेस, होल्ड बाय, ठीक है, इसी एड्रेस को होल्ड करता है कौन, हमारा स्टैक पॉइंटर, ठीक है, यही एड्रेस कहां पर होता है आपका, स्टैक पॉइंटर पर होता है। तो इसका मतलब अब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो भी बनकर तैयार होने लगे। कैसे कि अगर मुझे पूछेगा कि स्टैक पॉइंटर का काम क्या है, तो इसका काम क्या है कि स्टैक के टॉप मोस्ट एड्रेस को होल्ड करना, कि स्टैक के उच्चतम एड्रेस को होल्ड करना। अब स्टैक से ही रिलेटेड मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। अब वो कैसे पूछता है, उन क्वेश्चंस को देखेगा कि स्टैक से ही रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तो सिद्धांत क्या होता है इसका, लीफो होता है। ये क्वेश्चन भी आपके TG2 में आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा कि स्टैक, लिखिएगा स्टैक, ठीक है, किस सिद्धांत पर होता है आपका, लीफो, LIFO के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, के सिद्धांत, लीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, कि ये क्या करता है आपका, लीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टैक की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टैक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है स्टूडेंट, आपका लीफो है, ठीक है। अब बात आई कि सर लीफो की फुल फॉर्म भी TG2 के एग्जाम में आई थी, ठीक है, तो क्या फुल फॉर्म होती है सर इसकी, लीफो होता आपका L फॉर लास्ट, I फॉर इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब बर्तन में कुछ भरते हैं तो सबसे पहले बाहर कौन निकलता है, दाल का डब्बा होता है, तो सबसे पहले कहां से निकलती है दाल, जो सबसे ऊपर दाल होगी, तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट में भरी गई होगी वो सबसे पहले निकलनी है। वही चीज यहां भी यूज होती है, ठीक है। इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है स्टूडेंट आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो इनपुट सबसे लास्ट में, जो एंट्री सबसे ऊपर सबसे लास्ट में जाएगी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी, ठीक है। तो क्या कहा आपका कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कार्य सिद्धांत क्या होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, कि जो डेटा सबसे लास्ट में गया होगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है, इतना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एड्रेस को होल्ड करता है, इसमें एड्रेस होता है, ये इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या होता है स्टूडेंट आपका, ये भी एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है,
ठीक है। तो क्या कहा आपको कि स्टैक पॉइंटर भी एक प्रकार का, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, आपका रजिस्टर ही होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, रजिस्टर होता है, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, आपका एड्रेस स्टोर होता है। किसका एड्रेस स्टोर होता है, स्टैक के टॉप मोस्ट एड्रेस का या टॉप मोस्ट लेयर के एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। इतना तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, था आपका स्टैक पॉइंटर, ठीक है। क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस बात को बहुत ज्यादा जोर भी दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखें और समझते हुए चलें, ठीक है। ये जो कहानी थी आपकी, ये जितना भी अभी चल रहा है, ये हमारा स्टैक पॉइंटर के लिए है। ठीक है, ध्यान से देखें चीजों को। कमेंट्स मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने का और आपके पास करने का बिल्कुल टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो कहानी हुई स्टूडेंट आपके स्टैक की। अब लास्ट एक और नाम बच रहा है अभी भी, ठीक है, वो है आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, जिसको जब हमने शॉर्ट में लिखा तो हमने कहा पीसी, ठीक है, और फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो हमने कहा प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद करना है, रटना है, बस आप मेरे साथ चीज़ों को समझिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ समझाते हुए ऐसे चलूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है जो रटना है, नहीं रटना है भाई, कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट से हर एक चीज़ याद भी रहती है ज़्यादा लंबे टाइम तक और समझ भी आसानी से आती है। तो अब बात आई स्टूडेंट हमारे प्रोग्राम काउंटर की। तो प्रोग्राम काउंटर को अगर मैं देखूं तो अब कुछ भी करने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हूं। मैंने देखा प्रोग्राम काउंटर, काउंटर मतलब जो काउंटिंग करता है। काउंटर मैंने डिजिटल में भी पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा है, सर ने पढ़ाया था। तो काउंटर का मतलब जो काउंट करता है और प्रोग्राम का मतलब जो प्रोग्राम को काउंट करता है। तो इसका मतलब जो प्रोग्राम को काउंट करता है नहीं, ये काउंट करता है प्रोग्राम में चल रहे एड्रेस को, ठीक है, कि जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो किस पते से आ रहा है, उसे काउंट करने का काम करता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है, जो बात आपको याद भी रखनी है, ठीक है, कि ये भी सबसे पहले बात याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है, एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, रजिस्टर ही होता है, ठीक है। अब एक प्रकार का रजिस्टर ही होने का मतलब है कि ये भी कुछ ना कुछ स्टोर करता है, ठीक है। हमें पता है कि ये स्टोर करेगा एड्रेस को। अब किस एड्रेस को करता है, ठीक है, तो आप लिखिएगा प्रोग्राम काउंटर पीसी अगले आने वाले, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या अगले संपादित होने वाले, अगले एग्जीक्यूट होने वाले, ठीक है। तो क्या कहा आपको, अगले संपादित होने वाले, ठीक है, संपादित होने वाले, अगले संपादित होने वाले इंस्ट्रक्शन के, अगले संपादित होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। संपादित होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, जो अगली साइकिल में, अगले या नेक्स्ट पड़ाव में, अगले स्टेप में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो किस पते पर है, उसका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा प्रोग्राम काउंटर पीसी करता है, ठीक है। कि वो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस से या किस एड्रेस पर है, उस बात को होल्ड करे रहता है कौन, हमारा प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। इतना तो अभी तक जो बेसिक बातें स्टूडेंट हमारी निकल कर आई, मैं अगर आपसे नॉर्मल कहूं तो मैंने क्या क्या कहा आपसे। सबसे पहली बात, हमें माइक्रो प्रोसेसर की परिभाषा पूछता है, जिसमें मैंने साफ साफ कहा कि ये एक क्या होती है, अर्धचालक युक्ति होती है।
ठीक है। दूसरी बात मैंने कही कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से बनी होती है। तीसरी बात मैंने कही किस तकनीकी पर आधारित होती है, वीएलएसआई पर। फिर चौथी बात मैंने वीएलएसआई के फुल फॉर्म। फिर एक कंबाइंड डेफिनेशन मैंने माइक्रो प्रोसेसर की आपके सामने पर कही, और क्या कहा इस डेफिनेशन में कि कंप्यूटर या सीपीयू की वह छोटी या सूक्ष्मतम इकाई जो किसी इंस्ट्रक्शन को ढूंढकर उसे एग्जीक्यूट करवाती है और उसके अनुसार वांछित आउटपुट देती है। तो ठीक है। फिर बात आई ब्लॉक डायग्राम की, तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये 6 चीजें हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 6 चीजें थी वो 6 चीजें आपके सामने पर लिखी हुई भी हैं। सबसे पहले मैंने कहा था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, फिर मैंने कहा आपसे एक्यूमुलेटर, फिर हमने कहा जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, फिर हमने अगला देखा तो ये आ गया आपका स्टैक पॉइंटर। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हमने अगला देखा तो ये आ गया हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो फिर आ गया हमारा टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट। और लास्ट हमने देखा था आप लोगों का, यहीं से जब हमने बात भी की थी तो ये था आपका इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में नाम यहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये सब होते हैं। इनके बारे में देखा, सबसे पहले मैं बात आई, ये सबसे पहले जो नाम हमारा आया वह है हमारा ALU का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के लिए मैंने क्या कहा कि अंक गणितीय व तार्किक ऑपरेशंस को करवाना। ठीक है, ठीक है। फिर अगली बात क्या है आपकी, नेक्स्ट मैंने क्या कहा, एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर आया, इसका मतलब ये क्या करेंगे आपके कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। फिर बात आई आप लोगों की टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट। तो टाइमर एंड कंट्रोल में हमने साफ साफ कहा कि समय निर्धारण और उसे क्या करना, कंट्रोल करना, उसे नियंत्रित करना, ये काम हमारे टाइमर एंड कंट्रोल का होता है। फिर बात आई स्टूडेंट हमारे इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट की। तो इंटरप्ट का मतलब व्यवधान, कोई भी व्यवधान करने वाला सिग्नल है उसे कंट्रोल करना, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो। ठीक है, अगली बात नेक्स्ट आया आपका स्टैक पॉइंटर। ठीक है, जो आपके स्टैक के उच्चतम एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, ये बात हमने देखी भी कि स्टैक क्या होल्ड करता है, हमारे टॉप मोस्ट एड्रेस को, किसके, वो स्टैक पॉइंटर क्या करता, हमारे स्टैक के टॉप मोस्ट एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, इतना। फिर प्रोग्राम काउंटर जो अगले आने वाले किसी भी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है, ये तो बात थी अभी तक हमारी बेसिक बात है। अब बात आती है कि एक माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता कैसे है। ठीक है, तो देखिएगा अगला हेडिंग लिखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली। कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काम करने के। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ध्यान से देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली। ठीक है, कि कैसे कार्य प्रणाली या कैसे आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग होती है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली। ठीक है, वर्किंग की बात चल रही है और किसके लिए चल रही है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है आपका वो होता है आपका फैच। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को ढूंढना, तो हमने क्या कहा, फैच द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो सबसे पहला काम ये करता है वो क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को ढूंढता है। ठीक है, तो फैच द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम निकल कर आया, हमने देखा भी कि सर सबसे पहला काम होता है इंस्ट्रक्शन को फैच करना। ठीक है, इतना। तो हमने कहा कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है फर्स्ट टास्क। ठीक, फिर बात आती है कि अगर हम लोग दूसरा देखें, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है सबसे पहले, फिर क्या करता है स्टूडेंट, उसे उस भाषा में डिकोड करता है, उसे उस भाषा में परिवर्तित करता है जिस भाषा में कंप्यूटर समझ सके। तो इसका मतलब फिर पहले इंस्ट्रक्शन को ढूंढा और फिर उसे उस लैंग्वेज में चेंज करता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसे समझ सके। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर उसे समझ सके। ठीक,
फिर अगली बात आती है आप लोगों की कि अगर माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर समझ गया उस बात को, ठीक है इतना, तो फिर क्या करता है स्टूडेंट आपका थर्ड जो स्टेप आता है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। तो फिर उस इंस्ट्रक्शन को क्या कराता आपका संपादित कराया जाता है, एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट स्टेप क्या होता है आपका एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है आपका एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और यहां भी याद रखिएगा एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन कब तक एग्जीक्यूट होगा, टिल द स्टॉप और, ठीक है, टिल द स्टॉप और एंड कमांड, टिल द स्टॉप, या इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या करता है आपका इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और कब तक, जब तक, ठीक है, हमने यहां से कहा भी जब तक स्टॉप या, ठीक है, जब तक स्टॉप या एंड की कमांड ना आए, एंड की कमांड ना दी जाए, ऐसे लिख लेते हैं, स्टॉप या एंड की कमांड ना दी जाए, ठीक है। तो जब तक स्टॉप या एंड की कमांड नहीं दी जाती है तब तक क्या करते रहेगा इंस्ट्रक्शन आप लोगों का एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या कहा आपसे कि सबसे पहले क्या होता है हमारा इंस्ट्रक्शन फैच होता है, ढूंढा जाता है, फिर उसे उस लैंग्वेज में चेंज किया जाता है जिसमें कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। चेंज कर दिया, फिर उसे क्या किया जाता है एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है, संपादित करा दिया जाता है, ठीक है इतना। और लास्ट काम क्या होता है स्टूडेंट आपका, भाई सब कुछ हो गया, यहां से अगर मैं देखता हूं कि इंस्ट्रक्शन फैच भी हो गया, डिकोड भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, लास्ट और अंतिम जो काम होता है वो होता है आपका आउटपुट। तो आउटपुट में कहने का मेरा मतलब कि आपका कि आउटपुट को सही जगह या सही पोर्ट पर भेजना। तो क्या कहा, फिर बात आती है लास्ट हमारा आता है आउटपुट, और इस आउटपुट के लिए बात याद क्या रखनी है कि आउटपुट को सही जगह, ठीक है, आउटपुट को सही जगह या पोर्ट पर भेजना, सही जगह या पोर्ट पर भेजना, ठीक है, पोर्ट पर भेजना, ठीक है। तो आउटपुट जो आएगा उसे सही जगह पर या फिर सही पोर्ट पर भेजना, तो ये होता आपका लास्ट काम। तो ये यहाँ से कहने का मतलब है स्टूडेंट आपका, ये थी किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो वर्क करता है, कार्य करता है, वो कुछ इन स्टेप्स के थ्रू करता है या इन स्टेप्स के द्वारा करता है, ठीक है। तो इसमें आप देख भी सकते हैं हमने सबसे पहले क्या कहा कि इंस्ट्रक्शन क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से फैच होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले बात क्या कही, इंस्ट्रक्शन फैच होगा, ठीक है, फिर डिकोड होगा, ठीक है, डिकोड होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद उसके अनुसार आउटपुट सही पोर्ट पर या सही एड्रेस पर या सही लोकेशन पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है इतना। तो ये आप लोगों को सिर्फ 4 स्टेप्स माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली में याद रखने हैं, ठीक है। ये जो 4 आप लोगों के प्रोसेस हैं ये आप लोगों को सिंपल याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं इस बात को। भाई हमने सबसे पहले क्या कहा कि ये हमारा जो फैच होता है वो हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो आपको पूछे कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो फैच होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, दूसरा स्टेप क्या होता है, डिकोड करना। तीसरा स्टेप क्या होता है उसे, थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। और फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, चतुर्थ स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके द्वारा जो आउटपुट आया है उस आउटपुट को सही जगह पर सही लोकेशन पर पहुंचाना, ठीक है इतना। आई होप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है स्टूडेंट आपकी कि जो बिल्कुल अलग से या कुछ नई चीज हो, ठीक है। नॉर्मल चीजें और आधी चीजें तो आपको ऐसे लग रही होंगी, आधी से ज्यादा चीजें अभी तक की जो आपको कंप्यूटर में पढ़ाई जा चुकी होंगी, ठीक है।
क्योंकि कुछ चीजें भाई कंप्यूटर के अंदर की बात तो चल रही है ये सारी, तो ये आप लोग कंप्यूटर में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए चीजों को ध्यान से देखें और समझें। फिर भी नहीं समझ आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। अभी क्लास के बीच में कोई कमेंट नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम पढ़ाई पर बात करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? अरे सही है इतना। चलिए, तो अब मैं यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये था आपका माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली, ठीक है। अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की माइक्रो प्रोसेसर के परिचय में ही, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर या एक माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग यूज कहां कहां पर करते हैं। तो अगली हेडिंग लिखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के अनुप्रयोग। ओ, यूज से पहले ऐसे लिख लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है, क्या क्या अगर मैं यहां से कहूं विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो यहां से हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं, ठीक है। हमने क्या हेडिंग लिखी, माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ध्यान से देखें क्या कहा आपको, माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक माइक्रो प्रोसेसर की, सबसे पहले देखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर चिप आपने देखी होगी, छोटी सी होती है और हल्का होता है, ठीक है। तो इसका आकार और इसके अगर मैं भार की बात करता हूं तो कैसा होता है आपका, छोटा आकार होता है, और कैसा होता है आपका, हल्का होता है, ठीक है। तो पहली विशेषता मैंने क्या कही कि माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है आपका, छोटा होता है। तो छोटा आकार व, ठीक है, लाइट वेट होता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने, हल्का होता है, ठीक। तो पहली जो बात निकल कर आई, जो पहली जो बात हमने लिखी, पहली विशेषता जो लिखी वो आपका स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, छोटा आकार और आपका हल्का होता है कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इतना। अगली बात आती है, आज के टाइम पर आप देखते हैं कि आईसीज कैसी हैं आपकी, बहुत सस्ती हैं, ठीक है। तो कैसा होता है आपका, कॉस्ट कैसी होती है स्टूडेंट आप लोगों की, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो कॉस्ट कम होती है, ठीक है। इनके प्राइस की अगर हम बात करें तो कम होती है, ठीक है। यही सी बात को आप कह भी सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे होते हैं हमारे, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, इतना। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फेलर रेट क्या होता है, फेल होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो आपको लिखकर भी देता है, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी कैसी होती है स्टूडेंट आप लोगों की, रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। कहने का मतलब आप लोगों का कि विश्वसनीयता इसकी कैसे होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, विश्वसनीयता। कहने का मतलब जो इनपुट आप देंगे वही आउटपुट या उसके अनुसार ही सही आउटपुट देगा, ठीक है, और लंबे समय तक भी चलेगा, ठीक है, इतना। फिर बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कैसे होते हैं आपके, वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं आपके, वर्सेलिटी, ऐसे लिख देते हैं कि इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या आपकी, वर्सेलिटी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, वर्सेलिटी का मतलब होता है आपका बहुमुखी। बहुमुखी कहने का मतलब कि एक अकेला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस को कर सकता है, वो जोड़ भी कर सकता है, घटाने भी कर सकता है, और एक ही टाइम पर बहुत सारे ऑपरेशंस को कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, एक ही टाइम पर बहुत सारे ऑपरेशंस को कर सकता है, ठीक है, इतना। अगली बात आती है कि इन्हें चलाने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगली जो विशेषता होती है वो होती है आपकी लेस पावर कंजम्पशन, ठीक है, कि ये कम पावर या कम शक्ति को कंज्यूम करते हैं, ये कम पावर पर भी ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इतना। चलिए, तो इसको रिवाइज एक साथ करेंगे। ये तो थे आपके माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं,
ठीक है। अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों के कि यूज कहाँ करते हैं हम किसी माइक्रो प्रोसेसर को। तो अगली हेडिंग लिखिएगा माइक्रो प्रोसेसर के अनुप्रयोग। ठीक है, अगला लिखते हैं हम लोग यहीं से। तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, माइक्रो प्रोसेसर के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के अनुप्रयोग। ठीक है, कहाँ कहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा शायद ही कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज नहीं होता है। आपके मोबाइल से लेकर टीवी तक, ठीक है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सभी जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं करता हूं जो आपके हाथ पर मोबाइल या कंप्यूटर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी आपका, ठीक है, आपको कंप्यूटर के प्रकार बताए होंगे, तो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, यहां से क्या कहा, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, या फिर मोबाइल। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर या फिर मोबाइल जिसे आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ठीक, पहला एप्लीकेशन आपके नॉर्मल यूजेस के बेसिस पर जिसे हम लोग डेली प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी ही बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि जो आप लोगों का लेजर प्रिंटर होता है, ये भी बात कंप्यूटर में पढ़ाई गई होगी। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंट करता है कब, लेजर रेस का प्रयोग करके। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में ये आपका किस चीज के लिए, तेज प्रिंट आउट करने के लिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि फास्ट प्रिंट आउट के लिए, और इसी बात को आप कह सकते हैं कैसे, या फिर फोटोकॉपी करने के लिए। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना। ऐसे ही बात करते हैं हमारे जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेडिकल में प्रयोग होने वाली जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, तो क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, मेडिकल डिवाइसेस या मेडिकल इक्विपमेंट। जैसे चाहे वो आप लोग देखते होंगे कि आज के टाइम पर ब्लड प्रेशर भी अगर चेक करते हैं तो डिजिटल मीटर है। ठीक है, कोई भी चीज आपकी, चाहे वो एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, ईईजी, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं सभी जगह पर क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इतना। अगली बात आती है आपकी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में या संचार युक्तियों में। ठीक है, तो क्या कहा आपका, संचार कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में, तो हमने यहां से कहा संचार युक्तियों में। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में कहने का मतलब है संचार युक्तियों में। ठीक है, कि जैसे मोबाइल में, टेलीविजन में, सभी जगह पर क्या लगता है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ठीक है, बाकी बेसिक कुछ डिवाइसेस की बात मैं करता हूं कि जैसे आप लोगों का कैलकुलेटर हो गया, यहां से अगर मैं लिखूं भी कैलकुलेटर, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी, ठीक है, कैलकुलेटर में भी प्रयोग होता है इसका, या फिर इसी तरह से जितने भी, चाहे वो वीडियो गेम है या कोई भी गेमिंग मशीन है, तो मैं ओवरऑल लिख देता हूं कि कोई भी गेमिंग मशीन है जहां पर आप गेम खेलते हैं। ठीक है, तो कोई भी गेमिंग मशीन होगी वहां पर हमेशा क्या लगता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसे लिखना, इसे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा स्टूडेंट आपको, यहाँ से अब अगर हम लोग देखें भी तो हमने सिंपल सी बात कही कि सबसे पहली बात 1 बाय 1 देखेगा, यहाँ से समझते हुए चलिएगा। हाँ देखें हमने किस तरह से चीज़ों को लिया है, ये देखेगा कि सबसे पहले बात क्या कही कि आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसके साइज की बात आती है, छोटा आकार होता है, कॉस्ट कम होती है, ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा विश्वसनीय होता है, वर्सेटिलिटी होती है इसमें कि एक समय पर बहुत सारे टास्क को कर सकता है, लेस पावर का कंजप्शन या पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर या टैब्स में, मोबाइल में होता है, लेजर प्रिंटर में भी इसका प्रयोग होता है, मेडिकल में जितने भी डिवाइसेस या इक्विपमेंट होते हैं, संचार युक्तियों में, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में, कैलकुलेटर में भी इसका यूज होता है, गेमिंग मशीन में भी या गेमिंग डिवाइसेस में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है,
तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का मैं माइक्रो प्रोसेसर के परिचय से अगर मैं बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन से अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अब आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ऑलरेडी आए हुए भी है, सबसे बड़ी बात इसके ब्लॉक डायग्राम कहने का मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन देता है तो वो आपसे पूछेगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर में से निम्न में से क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। फिर अगली बात आई स्टूडेंट आप लोगों की, ये जो अंदर के पार्ट थे इनके बारे में भी कई बार बेसिक चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ हमने स्टैक पॉइंटर को भी देखा था, स्टैक पॉइंटर की बात भी की थी कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। फिर अगली बात आई प्रोग्राम काउंटर देखा था। फिर माइक्रो प्रोसेसर की कार्य प्रणाली देखी तो साफ साफ कहा कि 4 स्टेप्स में होती है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड आउटपुट, ठीक है। फिर अगली बात आई कि माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, छोटा आकार होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, वर्सिलिटी होती है, ठीक है। फिर अगली बात क्या कही, पावर कंजप्शन कम होता है। नेक्स्ट बात हमने देखा तो पर्सनल कंप्यूटर में इसका प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर में होता है, जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें प्रयोग होता है, संचार युक्तियों में होता है, कैलकुलेटर में होता है, गेमिंग मशीन में होता है, ठीक है। मेरे साथ साथ जब भी मैं चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ जोर जोर से बोलते रहें ताकि चीज़ें सिर्फ कॉपी में सीमित ना रह जाएं, वो हमारे दिमाग में भी जरूर आए। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का परिचय, ठीक है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि और जगहों पर माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं होता है, हमारी ट्रैफिक लाइट से लेकर आप लोगों का जितने भी मिलिट्री या फिर एरोस्पेस होता है हर जगह पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और आती है स्टूडेंट, ठीक है। अब एक छोटी सी बात को मैं लेकर चल रहा हूं, वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है देखिएगा, ठीक है। यहां से मैंने क्या कहा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर देखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर की अब अगर मैं बात करता हूं, माइक्रो कंप्यूटर को अगर हम देखते हैं, ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर, अब एक बात आती है कि इसको अगर मैं देखूं तो माइक्रो प्रोसेसर प्लस कंप्यूटर, इसे जो समझने का तरीका है माइक्रो प्रोसेसर प्लस कंप्यूटर, कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर किसी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर किसी कंप्यूटर में, आपको कंप्यूटर के सर ने पढ़ाया होगा जब कंप्यूटर में सीपीयू की बात को बहुत गौर से बताया होगा और साफ साफ कहा भी होगा स्टूडेंट कि सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, दिमाग कहा जाता है सीपीयू कंप्यूटर का, ठीक है। तो सीपीयू जब दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, तो बार बार आपको समझाया भी गया होगा कि सीपीयू क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जो आपके सारे ऑपरेशंस को, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब इनपुट से आने वाले डेटा को प्रोसेस करवा के फिर आउटपुट उसके हिसाब से प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। तो अब क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि यदि किसी कंप्यूटर में सीपीयू के सभी कार्यों को एक माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, क्या कहा आपका, कि अगर किसी कंप्यूटर में सीपीयू के जितने भी काम हैं, सीपीयू के सभी कामों को कोई माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं इस बात को और समझते हुए लिखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या कहा आपका, यदि, मैंने सिंपल से बात कही कि यदि, ठीक है, किसी कंप्यूटर में, यदि किसी कंप्यूटर में, ठीक है, तो क्या कहा कि यदि किसी कंप्यूटर में, ठीक है, कि किसी कंप्यूटर की बात हो रही है कि यदि किसी कंप्यूटर में सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी ऑपरेशंस, ये सभी कार्य भी लिख सकते हैं आप लोग, सभी ऑपरेशंस को, ठीक है, सभी कार्यों को या सभी ऑपरेशंस को माइक्रो प्रोसेसर, सभी कार्यों को, सभी ऑपरेशंस को माइक्रो प्रोसेसर, सभी कार्यों को या सभी ऑपरेशंस को माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है,
परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सभी ऑपरेशंस को माइक्रो या कंप्यूटर में सीपीयू के सभी ऑपरेशंस को माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई कंप्यूटर जहां पर सीपीयू के सारे काम कौन कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम को, ठीक है, तो इस प्रकार के संगणक या कंप्यूटर को, ठीक है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को, ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो अब कंप्यूटर आपका क्या कहलाएगा, इस प्रकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट चाहें तो लिख भी सकते हैं, इफ ऑल द टास्क ऑफ कंप्यूटर या इफ ऑल द टास्क of CPU in any computer is performed by microprocessor, then this type of computer is known as microcomputer। इस प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। हमें पता है कोई भी कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर की क्लास में पढ़ा भी होगा, कोई भी कंप्यूटर जब बनता है तो तीन भाग उसमें होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग और फिर होता है उसके हिसाब से आउटपुट। ठीक है भाई, क्या होता है आपका इनपुट होता है, ठीक है, फिर हमने क्या कहा प्रोसेसिंग होती है उसकी और फिर उसके हिसाब से क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, आपका सबसे पहले जो डिवाइस होती है, यहाँ से अगर मैं लिखूं भी तो सबसे पहले क्या होता है आपका इनपुट होती है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, उदाहरण के लिए अगर मैं लेकर भी चलूँ कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब किस में आते हैं, हमारे इनपुट में आते हैं। तो सबसे पहले क्या लगी होती है, हमारी इनपुट डिवाइस लगी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, इनपुट डिवाइस। ठीक है, और सबसे आखिर में कौन लगी होती है, सबसे आखिर में होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस और ये हो गया आपका आउटपुट, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आउटपुट। ये पेन क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये मेरा जो इलेक्ट्रिक पेन है ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ये जो डिजिटल बोर्ड है ये क्या हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस होती है जहां से हम इनपुट देते हैं, आउटपुट होती है जहां से हम निर्गत लेते हैं, जो आउटपुट आ रहा है उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि आपका बीच में प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू करता है, और इस समय सीपीयू का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। यहाँ क्या लगा हुआ आपका, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर सीपीयू के सभी कामों को माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है तो इसी प्रकार के डिवाइस को हमने क्या कहा था, माइक्रो कंप्यूटर कहा था। और हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं इस बात को कि किसी भी, अगर मैं लेकर भी चलूँ यहाँ से, अगर मैं कहूँ भी कि माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है हमारा, सीपीयू के अंदर सीपीयू तीन बातों से या तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एएलयू, एमयू और सीयू। अगर आपको याद हो तो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ये अगर मैं लिखता भी हूँ तो मैंने सिंपल सी बात कही, ये आ गया आपका ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरी बात आती है आपकी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और तीसरा क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है तो मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या है आपका रजिस्टर है। ठीक है, ये क्या आपका रजिस्टर। बाकी जो मेमोरी यूनिट है उसे मैं बाहर सेपरेटली यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग कंप्यूटर में भी लेकर चल सकते हैं भाई, हार्ड डिस्क की फॉर्म में या पेन ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस को हम एक्सटर्नली यूज करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका कि ये मैंने लिख दिया इसी प्रकार से, यहाँ मैंने कह दिया ये हमारी क्या है, MU। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स कंप्यूटर में आप लोगों को पढ़ाई गई होंगी। MU कहने का मतलब क्या होता है आपका, मेमोरी यूनिट से होता है। चाहे तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं कि ये मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ आप लोग अगर देखते हैं, ठीक, तो ये मैंने सिंपल लिखा मेमोरी। ठीक है, ये क्या आप लोगों की मेमोरी। ठीक है, यूनिट लिखिए या नॉर्मल मेमोरी लिखिए। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से आ गई मेमोरी। ठीक,
तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब एक एक बात को हम लोग गौर से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले क्या लगी होती है हमारी, यहाँ हमने देखा कि यहाँ से हमें पता चला कि फर्स्ट नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारी इनपुट डिवाइस लगती है, ये हम लोग जानते हैं। जहाँ से हम इनपुट देंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती है। फिर बात आती है आपकी कि हमने क्या कहा था, बीच में प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेसिंग का काम के लिए कौन रखा गया है, माइक्रो प्रोसेसर रखा गया, जिसमें और क्या क्या आप लोगों का ये CU, ALU और रजिस्टर्स हैं। ठीक है, फिर अगली बात आई स्टूडेंट आप लोगों की, थर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रोसेस करके क्या देता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है, या इसके बेसिस पर ही हमें क्या देता है, आउटपुट को देता है। ठीक है, ये देखिएगा, तो ये आउटपुट आ गया आपका। ठीक, बाकी बात आती है कि किसी डेटा को टेम्पररी या परमानेंट स्टोर करवाने के लिए, या किसी इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए या स्टोर करवाने के लिए हमारी जो डिवाइस यूज होती है वो होता है आपका मेमोरी, जहां इंस्ट्रक्शंस या फिर डेटा को टेम्पररी या फिर परमानेंट दोनों तरीके से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे भी, ठीक है, तो ये किस तरह से बनता है स्टूडेंट आपका, ये ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं जनरली कहता भी हूँ, ठीक है, ये सिंपल कैसे आ जाएगा कि इनपुट से आपका कहाँ जाता है, इनपुट आपका माइक्रो प्रोसेसर पर, माइक्रो प्रोसेसर उस बात को प्रोसेस करवा के देता है आउटपुट। ठीक है, मेमोरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका स्टोर भी हो सकता है और यहां से डेटा लिया भी जा सकता है, तो ये बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर, ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट आपका, ये जो चित्र है यहाँ पर आपका, ये हमारे एक माइक्रो कंप्यूटर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक माइक्रो कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है स्टूडेंट आपका, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस और आपकी किस से, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से। तो ये जो फिगर है स्टूडेंट आप लोगों का, ये हमारे किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का है। ठीक है, तो ये बात जो अभी निकल कर आई स्टूडेंट आपकी, जिस बात को अभी हमने पढ़ा, ये था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान से एक एक बात को लिखते रहें और नोट डाउन करते रहें। ठीक है, हर एक बात को बहुत गौर से लेकर चलें। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, आपको देख रहे होंगे आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखा रहा हूँ और वही थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या निकला आपका, माइक्रो कंप्यूटर निकला। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट अब हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, पहला चैप्टर खत्म होता है, जो कि क्या था हमारा, किसका परिचय था, माइक्रो प्रोसेसर का परिचय था। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अभी तक देखा माइक्रो प्रोसेसर का। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो दूसरा अध्याय, दूसरा जो चैप्टर हमने आपसे कहा भी था, वो था स्टूडेंट आप लोगों का क्या, माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, तो फटाफट से जरा चैप्टर का नाम लिखिएगा, क्या कहा आपसे, माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ से क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है, वहाँ भी मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी कि हिस्ट्री देखने को देखी जाए तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, हिस्ट्री का कोई एंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहें से, अलग अलग सोर्सेज से निकाल कर पढ़ी भी जा सकती हैं, देखी भी जा सकती हैं, पर यहाँ मायने वो बात रखती है कि जो हमारे एग्जाम में आने वाली है, जो चीज़ें हमें पूछी जाने वाली हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना। तो माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास में अब मैं उन बातों को लेकर चलूंगा जो बातें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे ईयर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मुझे सिर्फ कुछ चुनिंदा ईयर्स को याद करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यही पूछा जाता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना, किसने बनाया, कितने बिट का था, किस टेक्नोलॉजी पर था। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है स्टूडेंट, तो वही मैं सबसे पहले हेडिंग पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले क्या कहा, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। भाई इतिहास की बात होगी तो सबसे पहले यही बात आती है,
कि कौन सा था सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने यहाँ से लिखा कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, सबसे पहले बात कही कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। अब देखते हैं यहाँ से कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था, किसने बनाया था, कितने बिट का बनाया था, क्यों बनाया था, ये भी देख लेंगे। हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर है तो किस लिए बनाया गया था, ताकि कंप्यूटर के आकार को घटाया जा सके, ठीक है। तो अब इतिहास की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि सर सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका नाम जो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर 4004, 4004, ठीक है। दुनिया में सबसे पहला बनने वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, ठीक है, 4004 था, ठीक है। कौन सा था सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, 4004 था, ठीक है। तो जरा एक मिनट, हाँ ठीक है, आप इसे तब तक लिखें, समझें इस बात को कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका 4004। स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो खैर एक ही बार होना है, पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, ठीक है। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या कहा कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा आप लोगों का, सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो कौन सा था स्टूडेंट आप लोगों का, 4004 था, ठीक है। कौन सा था आपका 4004, 4004 था। अब बात आती है कि सर ये बना कब था, ठीक है, इसका आविष्कार किस सन में हुआ था। तो ये बना था स्टूडेंट आप लोगों का 1971 में, ठीक है। किस ईयर में इसका इन्वेंशन हुआ था, किस ईयर में इसका आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था स्टूडेंट आप लोगों का 1971 में। दूसरा क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि 1971 में बना था। तीसरी बात आती है कि किसने बनाया था। तो ये बनाने वाली जो कंपनी थी आप लोग जानते हैं काफी फेमस कंपनी है, इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। किस कंपनी ने बनाया था इसे, इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था, ठीक है। इसके नाम को देखकर ही पता चल रहा है 4004। तो ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था स्टूडेंट आपका, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। ये क्या था आपका 4 बिट का, सॉरी, ठीक है, 4 बिट का क्या था आपका माइक्रो प्रोसेसर था। तो यहां से एक बात ये भी निकल कर आ गई कि ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था आपका, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहने का मतलब होता है आपका या 8 बिट का या 16 बिट का, ये कहने का मतलब है कि एक समय पर ये सिर्फ 4 बिट या मैक्सिमम 4 बिट को ही प्रोसेस करवा सकता है। 8 बिट का कह रहे हैं तो एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 8 बिट को ही प्रोसेस करवा सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो 4 बिट का था, इसका मतलब एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 4 बिट ही प्रोसेस हो सकती थी, ठीक है। इतना तो 4 बिट प्रोसेस हो सकती है, इसका मतलब स्टूडेंट आप लोगों का
ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि डाटा लाइन की संख्या, ठीक है, डाटा लाइन कहिए, ठीक है, या फिर बस कहिए, ठीक है, या फिर पिंस कहिए, कि इसके लिए डेटा लाइंस, डेटा पिंस या डेटा बसेस कितनी थी? 4 थी, क्योंकि 4 डेटा कोई या 4 बिट के डेटा कोई एक समय पर प्रोसेस करवा सकता है। ठीक है, इतना। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि सर अगर आपने डाटा बस बता दी, डाटा लाइन बता दी, तो अब यहां से एड्रेस लाइन भी पूछता है हमें कि एड्रेस लाइन, ठीक है, या तो लाइंस लिख कर देगा या फिर आपसे बसेस कहेगा या फिर पिंस कहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है, वो डेटा बस कहे, डेटा लाइन कहे, डेटा पिन कहे, ऐसे ही एड्रेस बस कहे, एड्रेस पिन कहे, एड्रेस लाइन कहे, एक ही चीज है। तो एड्रेस बस और एड्रेस पिन कितनी होती है? यहाँ पर 10 होती है। ठीक है, इस माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस पिन कितनी थी? 10 थी। ठीक है, फिर अगली बात आई निकलकर, यहीं से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली बात निकलकर आती है कि ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं कि किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर था, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था स्टूडेंट आप लोगों का, ये था आपका PMOS तकनीकी पर आधारित या PMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित। ठीक है, तो PMOS तकनीकी पर आधारित था। ठीक है, ये किस पर बेस्ड था? आपका PMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ठीक है, कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये किस तकनीकी पर आधारित था, किस टेक्नोलॉजी पर था? आपका PMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था या PMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित था। ठीक है, फिर मैं यहीं से अगर कहता हूं कि मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी, कि मैक्सिमम कितने एड्रेस पर मेमोरी को डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये अगर मैं लिखूं भी, मैंने क्या कहा? अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, कि वो मेमोरी जहां पर मैक्सिमम एड्रेसेस लिखे जा सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मेमोरीज को मैक्सिमम कितने एड्रेस में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो होती है, ठीक है, इस 4004 माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये होती है स्टूडेंट आप लोगों की 640 बाइट्स। ठीक है, ये कितनी होती है? 640 बाइट्स। और एक बाइट बराबर कितने बिट होती हैं वो मैं आपको अगले चैप्टर में जब हम इसकी गणना और मात्रक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या क्या बातें याद रखनी है। ठीक है, मुझे सबसे पहली बात याद रखनी है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर ढूंढा गया था वो था आपका 4004। ठीक है, 4004 था। कब ढूंढा गया? 1971 में। किस कंपनी ने ढूंढा था? इंटेल ने। या किसने बनाया था? इंटेल ने। कितने बिट का था? 4 बिट का था। इसका मतलब एक समय पर 4 ही बिट को प्रोसेस करा सकता था। डेटा लाइन या डेटा बसेस कितनी थी? 4 थी। एड्रेस लाइन से एड्रेस बसेस कितनी थी? सर 10 थी। ठीक है, ये बातों को साथ के साथ याद करें। किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था? PMOS टेक्नोलॉजी पर था। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो थी वो कितनी थी इसके लिए? 640 बाइट थी। ठीक है, कि मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी 640 बाइट थी। तो यहां तक इसे फटाफट से लिख लें। ठीक है, और समझें चीजों को कि ये बातें आपके एग्जामिनेशन में आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास में अभी तक जो बात मैंने आपसे डिस्कस की, अभी तक जो बातें मैंने बताई, मैंने सिंपल क्या कहा कि सबसे पहला ढूंढा गया माइक्रो प्रोसेसर। तो आपने सीधे कहा कि सर सबसे पहले 4004 आया था। ठीक है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया था आपका? सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात हुई। ठीक है, तो कौन सा था आपका? 4004 था। ठीक है, किस सन में ढूंढा गया? 1971 में। कितने बिट का था? 4 बिट का था। किसने ढूंढा? इंटेल ने ढूंढा। किस टेक्नोलॉजी पर था? बोलते रहे साथ साथ, PMOS टेक्नोलॉजी पर था। कितना मैक्सिमम एड्रेस को हम डिवाइड या मेमोरी को कितने छोटे छोटे एड्रेस में डिवाइड कर सकते थे? 640 बाइट में। ठीक है, इतना। फिर बात क्या है? डेटा लाइन कितनी थी? सर 4 थी। जितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर होगा, हमेशा एक बात को मेरी याद रखिएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात को बता रहा हूं कि जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होगा हमेशा डेटा लाइन उतनी ही होंगी। चाहे आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में देखना, क्या कहा? जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर उतनी हमेशा डेटा या फिर एड्रेस लाइन होंगी।
ठीक है, तो ये 4 बिट थी तो 4 आ गई। फिर एड्रेस लाइन की बारी आई, तो एड्रेस लाइन कितनी है आपके यहाँ पर 10 एड्रेस लाइन्स या 10 एड्रेस लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी स्टूडेंट आप लोगों की सबसे पहले फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि कौन सा था आपका 4004 था, 4004 माइक्रो प्रोसेसर मैं जिसे कहता हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन तैयार हो गया सबका। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से लिखते जरूर रहें। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए, सही है। अब ये तो था स्टूडेंट आपका सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरह से बात आती है जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो फिर नेक्स्ट बात आती है कि सबसे पहला 8 बिट का कौन था, अगला जो क्वेश्चन बनता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 8 बिट का कौन था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 16 बिट का कौन सा था। तो ये सारे ये 3-4 सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना आपको, बस ये 3 to 4 माइक्रो प्रोसेसर्स आप लोगों को याद रखने हैं, और यही आपके जनरली एग्जामिनेशन में भी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को अक्सर एग्जामिनेशन में आप लोगों को बार बार इन्हीं बातों को आपको पूछता भी है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इससे आगे की चीजों को। ठीक है, यहाँ आज की क्लास में जो अभी तक हमने देखा, आप देख सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर हो चुका आपका। ठीक है, फर्स्ट ये वाला जो चैप्टर था आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या था आपका पहला चैप्टर था, ये आपका अध्याय 1 था। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हम लोग कर चुके हैं, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन था। फिर सेकंड चैप्टर पर हम लोग आए थे, सेकंड चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया ही था। तो ये क्या स्टूडेंट आप लोगों का यहीं से अगर मैं देखता भी हूँ, ठीक, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रो प्रोसेसर का परिचय, वो माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। तो ये था आपका अध्याय 2, जो अभी हम स्टार्ट किए हैं और बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लासेस। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया आप लोग लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट्स में डाउट आपके कम और इधर उधर की बातें ज़्यादा हैं, तो डाउट कोई भी नहीं आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के डाउट के लिए सारी क्लास को डिस्टर्ब करना ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, बाकी अच्छे से चीज़ों को तैयार करते रहें, बेसिक इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।